तो दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कमाल की है और ये आपको पसंद आएगी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बंदा जो कि एक मामूली से गांव के अंदर रहता था और वहाँ पर स्नेक हंटिंग करके बिजली से करते अपने गुजर बसर करता था। उसके गांव के ऊपर गॉड्स का और बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर वगैरह का अटैक हो जाता है। पूरी दुनिया यहाँ पर खतरे में आ चुकी थी और अगर कुछ नहीं किया गया तो दुनिया के सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। तब इंसानों को गॉड से बचाने के लिए, मॉन्स्टर से बचाने के लिए वो हमारा हीरो खड़ा होता है और निकल जाता है गॉड्स को मारने के सफर के ऊपर। वो लिटरली जो उसको गॉड नजर आता है उसकी जान लेता था कि अपने आप को बचा सके और पूरे के पूरे इंसानों को बचा सके। ये बैटल होगा इंसान का जो कि हमारा हीरो है उसका गॉड्स के साथ। कहानी में और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं ज्यादा बता दूंगा तो आपका मजा खराब हो जाएगा, इसलिए इतना काफी था और हम यहाँ पर से डायरेक्ट सीरीज को शुरू करते हैं। सीरीज आपको काफी ज्यादा पसंद आने ही वाली है। तो सीरीज की शुरुआत होती है और हम यहाँ पर आसमान का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर मौजूद थे और ये लोग एस्केंड करने वाले थे अपर रैम के अंदर, मतलब मॉडल रैम को छोड़कर ये लोग जा रहे थे अपर रैम के अंदर। तो ये करने के लिए उनको हेवनली ट्रिबुलेशन से गुजरना था। लेकिन जितने भी इमॉर्टल और कल्टीवेटर यहाँ पर मौजूद थे ना वो लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं और करीब 80 बार वो जो हेवनली ट्रिबुलेशन था ना उसके अटैक को झेलते हैं। लेकिन वो हैरान रह चुके थे कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर तो ये कहा गया था कि 80 हाईएस्ट लिमिट है कि अगर एक कल्टीवेटर 80 बार हेवनली ट्रिबुलेशन के अटैक को रोक लेना तो उसके बाद वो अपर रैम के अंदर जा सकता है। लेकिन हम 80 तो छोड़ो 81 कर चुके हैं लेकिन अभी तक के यहाँ पर हम अपर रैम के अंदर क्यों नहीं गए। तब ट्रिबुलेशन के अंदर से आवाज आती है और कहा जाता है कि आज से हेवन में जाने का या फिर अपर रैम में जाने का रूल बदल गया। जहाँ पहले सिर्फ 80 अटैक को झेलना पड़ता था अपर रैम के अंदर जाने के लिए, उसको चेंज करके अब 8000 अटैक में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर तुम्हें अपर रैम के अंदर जाना है तो टोटल 8000 हेवनली ट्रिबुलेशन के अटैक झेलने पड़ेंगे। 80 से सीधा 8000 कर देना, ये आसमान और जमीन का फर्क था। वो कल्टीवेटर पागल हो जाता है कि ये क्या बात हुई, ये हो ही नहीं सकता। 80 को झेलने में कल्टीवेटर की जान निकल जाती है तो 8000 जब तुमने किया तो दुनिया का कोई भी इंसान उसको पार ही नहीं कर सकता। कोई भी इस रैम को छोड़कर कभी जा ही नहीं पाएगा। हम इस रूल को नहीं मानते, हम ये रूल मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन हेवन के सामने, हेवनली ट्रिबुलेशन के सामने उनकी क्या चलने वाली थी। वो बेचारे पूरी जान लगाते हैं कि उन्होंने पूरी मेहनत तो कर ली थी अपर रैम में जाने के लिए, उसके काबिल भी थे। लेकिन आज ही रूल को चेंज कर दिया गया। इस वजह से जब ट्रिबुलेशन के ज्यादा अटैक उनके ऊपर लगते हैं तो वही होता है जिसका सभी को डर था। अटैक झेलने की वजह से उनकी जान चली जाती है क्योंकि 8000 अटैक को झेल पाना किसी आम इंसान की बात नहीं। वो उसमें अगर कोई गॉड भी खड़ा था ना उसकी भी हालत खराब हो जाए, इसलिए ये हो ही नहीं पाया। जितने भी कल्टीवेटर्स को अभी सपना लिए हुए थे कि वो अपर रैम के अंदर जाएंगे, इस मॉर्टल रैम को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और ट्रिबुलेशन का मुकाबला करते हुए आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे, सबकी जान चली जाती है। धीरे धीरे करते हुए जितने भी इमॉर्टल वगैरह थे वो अब खत्म होने लग गए थे। गिनती चुनती का दुनिया में कोई इमॉर्टल नजर आता। जब दुनिया से इमॉर्टल वगैरह का राज खत्म होने लग गया ना तो इस चीज का फायदा उठाते हुए वहां पर आए दो लोग, जिसमें से एक इंसान ने शुरू किया इंपीरियल कोर्ट और दूसरे इंसान ने शुरू किया फैंटम कैपिटल। और यही दोनों थे जो अब यहाँ पर पूरे के पूरे मॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर कब्जा बनाकर रखे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता इंपीरियल कोर्ट वाले जो थे उनकी जो पावर थी वो कम होने लग गई और वो डिक्लाइन करने लग गए। इस वजह से छोटे छोटे 8 क्लैन थे जिन्होंने पूरे के पूरे इंपीरियल कोर्ट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। और जब मौका लगा फैंटम कैपिटल वालों को इंपीरियल कोर्ट तो अब ढह गया है तो उन्होंने ये किया कि पूरे के पूरे मॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर अपना कब्जा बना लिया। और अब फैंटम कैपिटल का कब्जा है पूरे के पूरे मॉर्टल रैम के अंदर। जहाँ पर इंसान रहते हैं ना वहाँ पर सिर्फ फैंटम कैपिटल का ही राज चलता है। और ये फैंटम कैपिटल वाले बहुत ही ज्यादा घटिया है। उन्होंने लोगों के ऊपर टैक्स इतना बढ़ा दिया कि लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिलती। जितना वो टैक्स बढ़ाता है फैंटम कैपिटल वाले पूरे जितने भी दुनिया के खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर थे उनको उन्होंने ऐसे ही खुला छोड़ दिया कि जब चाहे वो इंसानों को जाकर खा जाए, उनको मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता फैंटम कैपिटल वालों को। जो भी फैंटम कैपिटल के खिलाफ जाने की कोशिश करे वो तो सोचे कि उसका अस्तित्व ही दुनिया से मिटा दिया जाएगा। इतना घटिया तरीके से फैंटम कैपिटल वाले इस पूरे के पूरे मॉडल रैम को चला रहे हैं। इंसान इतना तड़प रहा है यहाँ पर रहने के बाद कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। फैंटम कैपिटल वालों ने आम इंसान की जिंदगी नर्क में बदल कर रख दिया। तो हम अब ऐसे ही एक छोटे से गाँव का सीन देखते हैं जहाँ पर लोगों को जो सूखा फीका मिल जाता खाने को वही खाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन उनको कुछ खाने को मिले या ना मिले लेकिन उनको डेली सुबह सुबह उठकर यही कहना कि फैंटम वालों की जय हो। जो ये नहीं रहेगा ना उसकी वैसे भी जान ले जाएगी। इतना घटिया रूल यहाँ पर चला हुआ है। मतलब ये लोग इंसान खुद के दम से नहीं जीते, खुद की मर्जी से नहीं जीते बल्कि गुलामों की तरह उनको यहाँ पर रखा गया। एक तो यहाँ पर ये लोग इतनी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि तभी हम ये भी देख पाते हैं कि जो इस गांव से लगा हुआ पहाड़ी इलाका है ना वहाँ पर कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर हैं जो एक्टिवेट हो चुके हैं और वहाँ के छोटे मोटे मॉन्स्टर को ऐसे ही खा रहे हैं। जब मॉन्स्टर भागे भागे इसी और आते हैं जहाँ पर ये लोग इंसान रहते हैं तो वहाँ की पूरी जगह हिलने लग गई थी। सभी लोग घबरा जाते हैं कि अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, कौन आ रहा है यहाँ पर, जिस वजह से पूरी की पूरी जगह एकदम हिल रही है। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते। तब हम देख पाते कि वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर सा मॉन्स्टर है। वो इतना खतरनाक मॉन्स्टर है कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा। वही के बाद एक करते हुए सारे के सारे इंसानों को खाता जाता है जो भी उसके सामने आता है। वो उसने एक पल के अंदर कई सारे इंसानों को, जानवर जो यहाँ पर मौजूद थे पालतू वाले, उन सभी को खा लिया था। और इसी भागा दौड़ी के बीच में एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब वहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है जो उस बच्चे को वहाँ से साइड करता है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था ताकि उस बच्चे को बचा सके। लेकिन अब मॉन्स्टर उसी के पीछे बढ़ जाता है। मॉन्स्टर उस आदमी को और बच्चे को दोनों को खाने के चक्कर में था। सभी लोगों की जान हालत में आ चुकी थी। वो चिल्ला रहे थे कि हमें मत मारो, हमें मत खाओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लेकिन मॉन्स्टर सुनने वाला नहीं था। वो यहाँ पर सभी के सभी इंसानों को जैसे ही मार के खा जाने वाला था कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम था ज़्यूमिंग। और वो आते साथ ही सीधा उस मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। वो उसको इतना मारता है, पटक कर मार रहा होता है वो, क्योंकि वो भी इस छोटे से गांव में ही रहता है। अपने लोगों के ऊपर जब खतरा आया तो ज़्यूमिंग कैसे शांत बैठ सकता था। तो सीधा जाकर वो भिड़ गया उस मॉन्स्टर से। मॉन्स्टर कहता है उससे कितनी हिम्मत कैसे हुई, अच्छा वाला अपना खाना खाने के यहाँ पर आया था, लेकिन इंसानों को खाता अपना पेट भरता। तूने मेरे खाने के बीच में टांग कैसे घुसाई, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो सीधा ज़्यूमिंग के साथ फाइट करने लगा था। लेकिन ज़्यूमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है। अभी ज़्यूमिंग की कल्टीवेशन पावर क्या है, वो कल्टीवेशन करता है नहीं करता, ये सब तो भी हमें अपनी जानकारी में नहीं बताया गया। लेकिन हमें इतना जरूर बताया गया कि वो एक स्नेक हंटर है। मतलब जितने भी बीस्ट वगैरह हो या स्नेक वगैरह हो ना उनको इतना प्यार से इतना आराम से वो मारता है जिसका हिसाब नहीं है। सबसे खतरनाक शिकारी है इस पूरे के पूरे इलाके का वो। और मॉन्स्टर को ही मारकर इंसानों को बचाने का काम करता है। तो वो इतना बुरी तरीके से इस मॉन्स्टर को मारता है कि मॉन्स्टर की हड्डियां तक के टूट गई थी और वो मॉन्स्टर तड़पता रह जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। ज़्यूमिंग ने उस मॉन्स्टर की जान ले ली। सारे के सारे गांव वाले जो थे वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश आते हैं कि देखो हमारे ज़्यूमिंग ने हमारी जान बचा ली, वरना आज हम सब यहाँ पर मर गए होते। सारे गांव वाले ज़्यूमिंग जो था उसके सामने ग्रीट करते हैं और उसको झुककर रिस्पेक्ट पेश करते हैं। लेकिन ज़्यूमिंग कहता है कि अरे नहीं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तो जो फर्स्ट था मैंने बस वो किया है। जब मैं पहली बार गांव के अंदर आया था तो मैं बिल्कुल अकेला था। आप लोगों ने तो मुझे संभाल कर इतना बड़ा किया तो मेरा जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आप मेरे सामने ऐसा रिस्पेक्ट पेश
कोशिश मत करिए, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। हमें ज़ोइन के बारे में ये भी पता चलता है कि उसके फादर और उसके ग्रैंडपा दोनों जो थे ना वो भी स्नेक हंटर हुआ करते थे। मतलब ये खानदानी स्नेक हंटर है। आज से पहले जब भी मॉन्स्टर वगैरह ने इंसानों के ऊपर हमला किया तो जिस तरह से ज़ोइन के फादर और ग्रैंडपा इंसानों को बचाने के लिए जान खतरे में डालते थे ना, वैसे ही ज़ोइन भी ये काम करता है। और वही करते हुए उसके फादर और उसके ग्रैंडपा दोनों मर गए थे, लेकिन अभी तक ये ज़ोइन सर्वाइव कर रहा है। ज़ोइन को यहाँ पर एक छोटा सा स्नेक नजर आता है जिसका नाम ज़ोन की था और वो उसको उठाकर अपने पास रख लेता है। यार वो छोटा सा पैड अच्छा लग रहा है तो मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ। ज़ोइन यहाँ पर उन गाँव वाले से ये भी कह रहा था कि आप लोगों को ना फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर स्नेक हंटिंग का काम करता हूँ और हमेशा करूंगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। तो इसके बाद ज़ोइन जो है ना वो उसी ज़ोन की जो था स्नेक का उसको पकड़ के लेकर आता है अपने घर के अंदर और लाकर एक डब्बे में बंद कर देता है। ज़ोन की यहाँ पर ये कह रहा था कि देखो मैं एक स्नेक डीमन हूँ और अभी जिस डीमन को तुमने मारा ना स्नेक वाले बहुत ही बड़े को, तो मैं वही था। मैं अपने आप को बहुत ही जायंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ और अपने आप को एक छोटा सा पेट भी बना सकता हूँ। ये हमारी फैमिली की खासियत है कि मुझे इतनी कमाल की टेक्निक मिली। हमारी जो स्नेक फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की और मेरी स्नेक फैमिली के लिए मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो तुम मुझे ऐसे गुलामों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। देखो तुम मुझे यहाँ पर लाकर डब्बे में बंद कर दिया, ऐसा तुम मुझे मेरे साथ नहीं कर सकते, ये गलत बात है। लेकिन ज़ोइन का तो यही काम था, वो स्नेक को पकड़ के लाता है और डब्बे में बंद कर देता है। चाहे वो स्नेक डीमन हो, बहुत ही खतरनाक डीमन हो या नॉर्मल वाला, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ज़ोइन की वो बात भी नहीं सुनता। लेकिन ज़ोइन के भी यहाँ पर ज़ोइन को मनाने की कोशिश में लगा हुआ था। वो उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है मेरी एज 120 साल है, मेरे ग्रैंडपा जो थे वो भी यहाँ पर स्नेक हंटर के हाथों ही मर गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे करते हुए सर्वाइव कर जाऊंगा इस दुनिया के अंदर। तुमको पता है ना कि हम स्नेक और जितने भी बीस्ट वगैरह हमको भी टैक्स देना पड़ता है। वो फैंटम कैपिटल वाले तेरे घड़िया के हमारे ऊपर भी टैक्स लगा चुके हैं। तो टैक्स के पैसे कहां से लाऊं, इसलिए मैं इंसानों को पकड़ के खा जाता था। अब मैं अपने आप को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूं, तो मुझे क्यों बंद करके रखे, मुझे छोड़ दो। तो मुझे छोड़ोगे ना तो मैं सारे के सारे जो दुश्मन वगैरह जिन्होंने मेरी फैमिली को मारा है, जो इतना बड़ा टैक्स लगा कर रखे, मैं सबकी वाट लगा दूंगा। तो ऐसा कर रहोगे तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ज़ोइन अभी भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था कि अब मुंह बंद कर ले अपना। ज़ोइन की अपनी हड्डियां ठीक करने की कोशिश करता है, जो कि अभी यहाँ पर ज़ोइन ने तोड़ दी थी फाइट के दौरान। और ठीक करने के बाद मैंने मन के अंदर कह रहा था कि बस हो गया। अब यहाँ पर जब भी ज़ोइन मुझे चेक करने के लिए आएगा ना, मेरे साथ कुछ भी करने के लिए आएगा, तो सीधा मैं जाऊंगा उसके ऊपर अटैक कर दूंगा, उसकी जान लूंगा। उसने सोचा भी कैसे कि वो मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर अटैक कर सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी इसको नजर आता है कि ज़ोइन जो है ना वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा है। तो उसको देखकर वो ज़ोइन की हैरान हो जाता है कि बाप रे ये तो कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर दुनिया से बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। दुनिया में भी कोई कल्टीवेटर गिनती चुनती कभी नहीं बचा। क्योंकि सबको पता है कि अब अपर में जाने के लिए जो 8000 स्ट्राइक्स को झेलना पड़ता है ट्रिबुलेशन के, वो करना नामुमकिन है। लोगों ने कल्टीवेटर बनना छोड़ दिया। तो ये कल्टीवेशन कैसे कर रहा है? कल्टीवेशन करता तभी तो ये इतना स्ट्रांग है कि साला कोई इससे लड़ ही नहीं पाता। ये सारे के सारे मॉन्स्टर को मार देता जो भी इससे फाइट करने आया था। जब अच्छे से देखता है ना ज़ोइन की, तो उसको पता चलता है कि अरे ये तो ज़ोइन जो है वो सन और मून की जो एसेंस है उसको कल्टीवेट कर रहा है। ये एक खास तरह की टेक्निक होती है जो सिर्फ वही लोग कल्टीवेट करते हैं जो कि डीमन क्लान वगैरह से आते हैं। तो ज़ोइन को देखकर हैरान हो जाता है कि अबे ये तो ज़ोइन ह्यूमन है ना, वो इंसान है ना, तो डीमन वाली कल्टीवेशन कैसे प्रैक्टिस करता है? ये कर क्या रहा है? अब ये बाहर से ये दिखता है ह्यूमन है लेकिन अंदर से कोई डीमन तो नहीं है ना। इसका पास्ट क्या है, ये करता क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ज़ोइन तो मस्त कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था। उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। जिस स्पीड से वो कल्टीवेशन कर रहा था ना, ऐसा लगा था कि उसकी पावर इतनी जल्दी इंक्रीज हो जाएगी कि उसका हिसाब भी नहीं होगा। इसकी जो की कंडीशन की पावर थी वो उसके ब्लड के साथ एकदम फास्ट तरीके से मर्ज हो रही थी और एक पल के अंदर वो इतनी ज्यादा कल्टीवेशन कर जाता है ना कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर को सालों साल लग जाएंगे इतना करने के लिए। तो ज़ोइन को देखकर पागल हो जाता है। वो कहता है कि अरे बाप रे, मुझे लग रहा था कि अभी यहाँ पर आराम से ज़ोइन आएगा ना, उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान ले लूंगा, लेकिन अब लगता है कि मुझे 10 जन्म लग जाएंगे उसको मारने के लिए। यहाँ बंदा है ही नहीं। मुझे लगा ये मामूली सा स्नेक हंटर हो गई, लेकिन ये कोई और ही खास चीज है। इंसान है, गॉड है, क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और हमें भी नहीं पता चला कि ज़ोइन का पास था क्या, वो भी कौन सा रैंक के ऊपर मौजूद है। बस इतना पता चला कि इसकी कल्टीवेशन मिस्टीरियस है। क्या वो इंसान है, क्या वो डीमन है कोई, या फिर कुछ और है, ये भी हमें कुछ भी नहीं बताया गया। वो उसके घर के ऊपर यानी कि ज़ोइन के घर के पास आता है मिस्टर जियान नाम का एक बंदा। और यहाँ उनके बाद कहने लगा कि ज़ोइन मैं तुम्हें ना बुलाने के लिए आया क्योंकि आज वर्शिप डे है ना, हमें डीटीज वगैरह की वर्शिपिंग करनी पड़ती है। तो क्या तुम उसके लिए जाने वाले? तो ज़ोइन कहता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास कुछ देने के लिए डीटीज को कुछ है ही नहीं। तो मैं वहां पर जाकर क्या करूं? मैं तो बिल्कुल खाली, मेरे पास कुछ भी पैसे या कुछ भी देने के लिए है नहीं, तो मैं नहीं जाने वाला। आपको जाना तो आप जा सकते हैं। लेकिन मिस्टर जियान जो था वो कहना चाहते कि अरे नहीं ज़ोइन ऐसा नहीं कहते। तुमको पता है ना कि वो डीटीज फैंटम कैपिटल से आते हैं और अब उनको पता चल गया कि तुम यहाँ पर वर्शिप करने के लिए नहीं जा रहे, तुम उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए दिक्कत पैदा कर देंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता। ज़ोइन को भूख लगी थी, इसके पेट में से आवाज आ रही थी। तो मिस्टर जियान जो था खाने के लिए उसको कुछ देते कि ये खा लो, मेरे पास आधा ही केक बचा हुआ है जो कि आधा मैंने बात के रखा हुआ था, तो तुम इसको खा लो, लेकिन भूखे मत रहना। और ऐसा कुछ मत कर देना कि फैंटम कैपिटल वाले तुमसे दुश्मनी लेने, क्योंकि तुम ही एक इंसान हो जो हमारे गांव को प्रोटेक्ट कर सकता है। मैं तुम्हें कुछ होता हुआ नहीं देख सकता। मिस्टर जियान के जाने के बाद ज़ोइन जो था वो सीधा जाता है स्नेक डीमन के पास और उसे कहना चाहता है कि बता तूने क्या क्या देखा? तूने देखा ना कि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए बैठा था? तो मैं तुझे बता देना चाहता कि मैं कोई खतरनाक कल्टीवेटर नहीं जो इंसानों को पकड़ के खा जाऊं। तो मैं यहाँ पर तुझसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं, बस मेरे सवाल का हां या ना में जवाब देना, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। चल अंदर के मेरी शर्त को। तो वो स्नेक डीमन यानी कि ज़ोइन को कहना चाहता है कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है क्या, वरना तू ऐसे भी मुझे मार लेगा। तो बता मुझसे क्या पूछना चाहता है? जिस पर ज़ोइन कहता है कि मुझे ये बता कि तू आखिर स्नेक डीमन बना कैसे? तो स्नेक डीमन कहता है कि मेरे दादाजी थे, वो अचानक में आगे बढ़ते हुए एक गुफा के अंदर चले गए थे और वहां पर जाने के बाद उनको एक खास तरह का स्कल्पचर मिला और वहां पर कुछ टिल्स वगैरह भी मौजूद थे। मेरे ग्रैंडपा ने वो स्कल्पचर समझने की कोशिश की और जैसे वो समझते गए ना, उनके मुंह से इंसानों की तरह बोली भी निकलने लग गई और धीरे धीरे करते हुए वो उस स्कल्पचर को यानी कि स्कल्पचर के अंदर जो टेक्निक लगी थी उसको समझने के बाद एक डीमन बन गया। जैसे वो स्नेक डीमन बने उसके बाद उन्होंने वही स्कल्पचर वाले टेक्निक को पास ऑन किया अपने बेटे के अंदर यानी कि मेरे फादर के अंदर। मेरे फादर भी स्नेक डीमन बने और मेरे फादर ने ट्रांसफर किया वो टेक्निक को मेरे अंदर और उसके बाद मैं बना स्नेक डीमन। मतलब तो समझ सकते कि हमारा बहुत लंबा इतिहास है स्नेक डीमन बनके रहने का। इसलिए तुमसे कह रहा है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे रिस्पेक्ट पेश करो, लेकिन तुमने तो मुझे एक मामूली सा पेट बना कर दिया जिसको डब्बे के अंदर बंद करके रखता था। तो ज़ोइन कहता है कि जरा मुझे बता कि आखिर वो स्कल्पचर अभी कहां पर मौजूद है? वो स्कल्पचर वाली टेक्निक मुझे चाहिए। स्नेक डीमन देना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी थी तो वो अपने मुंह से निकाल कर देता है कि ये लेते को ये चाहिए ना, यही है स्कल्पचर। तो जैसे ज़ोइन उसको देखता है उसको पता चलता है कि ये तो ग्रेट सन गाइडिंग टेक्निक है। ज़ोइन अभी भी हैरान था स्नेक डीमन को देखकर कि अबे तेरे पास तो हाथ पैर नहीं है, उस टेक्निक के लिए तो हाथ पैर भी चलाने पड़ते, तो तुमने कैसे कल्टीवेट किया इस टेक्निक को? अबे घूर कर पी लिया था ये टेक्निक तो आराम से तूने यहाँ पर इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया, तरीका कौन सा निकाला तूने इसको प्रैक्टिस करने का? तो स्नेक डीमन कहता है कि जो किया मैंने अपने आप हो गया, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ लेकिन हो गया है। अब और भी डिटेल में जाने की जरूरत है, तुझे चाहिए था मैंने वो दे दिया, तो अपना काम कर जाके। ज़ोइन इस टेक्निक को देखकर बिल्कुल हैरान था कि ये टेक्निक मुझे काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। जिस टेक्निक को मैं कल्टीवेट करता हूं ना, ये गाइडिंग कल्टीवेशन टेक्निक, ये उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर है और ये मेरी और ज्यादा हेल्प कर सकता है मुझे स्ट्रांग बनने में और मेरी पावर को और ज्यादा बढ़ाने में। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस टेक्निक को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं? मैंने कभी इस टेक्निक को जिंदगी में कभी नहीं देखा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिमिलर सी फीलिंग आ रही है इस टेक्निक को देखने के बाद। मानो कि मैं इस टेक्निक को कई बार सीख चुका हूं, लेकिन थोड़ा डिटेल में जानने के बाद उसको ये पता चल रहा है कि अरे यार ये तो सिर्फ की गेटिंग रैंक की टेक्निक है। अगर मैं इस टेक्निक को सीख जाऊं तो मैं एक
एक अपना जो की गैदरिंग जिसको हम की करना से भी कह सकते हैं उसी को भी कर पाऊंगा। एक डीमन स्टेप को कल्टीवेट करे तो हो सकता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, लेकिन इंसान को कल्टीवेट करेगा ना तो उसके लिए उतना भयंकर वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। थोड़ी सी पावर बढ़ेगी, इंसान के टेक्निक अलग तरीके से काम करती है और स्नेक और डीमन वगैरह के लिए अलग तरीके से काम करती है। उसके पास ढेर सारी टेक्निक ऑलरेडी मौजूद है। डीमन स्नेक जो था यहाँ पर हैरान हो जाने की बात है, तेरे पास कितनी सारी टेक्निक है जितनी मैं जिंदगी में कभी देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं कि टेक्निक दुनिया में होती है। तो ज़ोइन क्या लगे जिसका टेक्निक से एक स्नेक हंटर हो, मैं बहुत ही खतरनाक चीज है। मेरे पास दुनिया की इतनी सारी डीमन से जुड़ी हुई टेक्निक मौजूद है जिसका तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन जितनी भी मुझे टेक्निक मिली ना सबके अंदर एक गड़बड़ी, सबके अंदर यही गड़बड़ी है कि वो कोई भी टेक्निक की गैदरिंग रैम से आगे की है ही नहीं। जो भी टेक्निक मिलती है मैं उसको परफॉर्म करता हूं, सिर्फ अपना की गैदरिंग रैम ही ब्रेक कर पाऊंगा, उसके आगे जा ही नहीं पाऊंगा। यही दिक्कत मेरे दिमाग को खराब कर रही है। और तेरी वाली टेक्निक भी वही काम किया। तो स्नेक डीमन कहना कि मुझे लगता है ना ये काम फैंटम कैपिटल वालों का होगा। उन्होंने हाई रैंक की जितनी भी टेक्निक है सबको दुनिया से छुपा दिया होगा ताकि कोई भी कल्टीवेटर और ज्यादा स्ट्रांग ना बन जाए कि उनकी वाट लगाने के काबिल हो जाए। मुझे तो पक्का यही झोल लगता है। उस स्कल्पचर के पीछे जब इसको मिला था ना स्नेक डीमन के पास है, तो उसके अंदर एक अटैकिंग टेक्निक भी लिखी हुई थी जिस टेक्निक का नाम था बुल फिस्ट, यानी कि बुल जैसा सांड जैसा पंजा। तो उस तरह की टेक्निक देखी हुई थी जिसको कल्टीवेट कर ले तो अटैक अच्छी तरह से कर पाएगा। ज़ोइन तो कहता है कि चलो कम से कम कुछ तो अटैक वाली टेक्निक मिली, आगे किसी बेस से मुकाबला होगा तो मैं ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको मार सकता हूं। तो मुझे ये टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो इसके बाद हम गांव के सारे लोगों को देखते हैं, वो चले गए थे उस वर्शिपिंग में। क्या टीडी वर्शिप था ना, जैसे कि मिस्टर जान बता रहा था। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग आए थे। यहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई होती है जो कि फैंटम कैपिटल की किसी बंदे की थी। ये होता है जो मूर्ति है उसका नाम था तान चेंग। ये फैंटम कैपिटल की एक डीटी है और इस गांव का रखवाला है। मतलब ये पूरा गांव ना उसी के कंट्रोल में आता है। तो सारे के सारे गांव वालों को इसके ही सामने आकर वर्शिप करना पड़ता है, उसको रिस्पेक्ट पेश करनी पड़ती है। अब भले से वो भुखमरी से क्यों ना जी रहे हो, लेकिन उनके पास जो भी चीज है ना सब कुछ यहाँ पर लाकर उसको दान करनी पड़ती है ताकि तान चेंग खुश रहे। बेचारे गांव वाले गरीब तो नहीं, अपना जो भी सामान था सब कुछ लाकर यहाँ पर वर्शिप के तौर पर दान कर देते हैं। जैसे ये दान करते हैं सारी की सारी चीजों की पावर को इकट्ठा करता है वो तान चेंग। और जो मूर्ति बना हुआ था उसके अंदर जान आ जाती है और मूर्ति से वो एक चलता फिरता इंसान बन चुका था। मतलब वो इंसान तो था नहीं, वो एक डीडी था। तो जैसा वो था वैसे ही अजीब सा बन चुका था। उसके अंदर जान आ गई थी। जितने भी वर्शिप के सामान आया था उसको मस्त वहां पर बैठकर आराम से खाने लग जाता। वो तो अपना पेट भरा था कि चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर उसके गांव वाले भूख से मर रहे हैं, जो भी सामान था सब कुछ लाकर रख दिया और ये आराम से बैठकर वहां पर खा रहा था। यही चीज यहाँ पर दिखाती है कि फैंटम कैपिटल का जो भी इंसान होता है वो कितना ज्यादा घटिया होता है। उसको इंसानों की कोई फिक्र नहीं, बस वो यहाँ पर आराम से बैठकर खा जाता है। गांव वाले बस उसको देखकर तड़पते रह जाते हैं। उनको एक दाना तक नहीं मिला था, ये पूरे गांव का खाना बैठकर खा गया। ऊपर से वो गांव वाले के ऊपर गुस्सा भी करता है कि तुम भिखमंगे कहीं के, एक महीने के अंदर मैं सिर्फ एक बार तो खाना खाता हूं तो इतना सा खाना लेकर आया, बाकी खाना कहां गया? इससे तो मेरा मुंह भी नहीं भरा, तुम पेट भरने की बात कर रहे हो। अरे कितना खा जाता तुम एक महीने के अंदर, मेरे को कुछ खाने को मिलता नहीं है। अगली बार जब वर्शिपिंग के टाइम पे तुम आओगे तो इतना लाना कि मेरा पेट भरे। गांव वाले बेचारे उसके सामने तान चेंग के सामने कह रहे थे कि मास्टर हमारे पास तो खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जो भी था हमारे पास हम सब लेकर आ गए आपके लिए, लेकिन फिर भी हम अगली बार कोशिश करेंगे कि और ज्यादा लाएं। आप हमारे पर गुस्सा मत करिए, हमारी जान बख्श दीजिए। तो इसके बाद जब यहाँ पर तान चेंग ने लिस्ट देख रहा था कि कौन कौन यहाँ पर क्या क्या लाया, तो उसको पता चला कि एक इंसान यहाँ पर आया है जो कि खाली हाथ आया है। उसका दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर कौन सा इंसान हो सकता है जो यहाँ पर खाली हाथ आने की कोशिश किया। उसके अंदर हिम्मत कैसे खाली हाथ आने की। और वो इंसान था वही मिस्टर जियांग के, उसने आधा जो पैनकेक बचा हुआ था वो ज़ोइन को दे दिया था ना, जो कि वही पैनकेक ऑफरिंग के तौर पर वो लाने वाला था, लेकिन अब वो खाली हाथ आया। तो इस वजह से तान चेंग का दिमाग खराब हो गया कि बंदा खाली हाथ आया कैसे। तब तक हम यहाँ पर ज़ोइन को देख पाते तो अभी भी बैठकर अपनी कल्टीवेशन करता। उसको जो फैंटम बुल फिस्ट वाली टेक्निक थी ना वो उसी को कल्टीवेट कर रहा है। तो जैसे वो कल्टीवेट कर रहा था स्नेक डीमन तो हैरान हो चुका था कि भाई मेरे पास स्कल्पचर था लेकिन मैंने कभी ये टेक्निक देखा ही नहीं। और देखो ज़ोइन ने इसमें से ये खास वाली टेक्निक बाहर निकाल लिया और उसको प्रैक्टिस भी कर रहा है। उसको देखकर बिल्कुल हैरान हो चुका था कि यार तो ये टेक्निक को प्रैक्टिस कर कैसे रहा है। ज़ोइन के अंदर से काफी भयंकर पावर निकल रही थी और उसकी जो की करने से की पावर होती है वो काफी ज्यादा बूस्ट होने लग जाती है। जैसे वो इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है, जैसे वो उसको सिखा रहा था तो कहने लग जाता है कि ज़ोइन ये टेक्निक कमाल की थी, मैं अटैक को ना और अच्छी तरह से कर पाऊंगा। मेरा हाथ मतलब इतना पत्थर जैसा मजबूत हो गया कि मैं किसी चीज को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। कल्टीवेटर को भी हटाना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं होगी। तभी ज़ोइन को वहां से कुछ महिलाएं बात करती हुई नजर आती है जो कि कह रही थी कि तुम्हें पता है वो जो तान चेंग है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा है मिस्टर जियांग को लेकर, क्योंकि उस बेचारे के पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। तो खाने पीने के भी वास्ते हैं उसके, वो 2 दिन तक खाना नहीं खाता तो वो क्या ही देता तान चेंग को। लेकिन जब वो खाली हाथ चला गया ना तान चेंग उससे बहुत ज्यादा गुस्सा, क्या पता वो उसको मार डालेगा। आज मिस्टर जियांग नहीं बचने वाला, तान चेंग उसकी जान लेगा खाली हाथ आने की वजह से। ये बात है ज़ोइन सुन लेता है कि मिस्टर जियांग जो है ना वो खतरे में है और वो सबसे अच्छा दोस्त जिसको मानता है अपने बड़े भाई अपने अपनों की तरह मानता है वो मिस्टर जियांग ही है। तो जैसे यहाँ पर तान चेंग देखते हैं कि मिस्टर जियांग खाली हाथ आया, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो मिस्टर जियांग की तरफ बढ़ने लग जाता है कि तू आया कैसे खाली हाथ। मिस्टर जियांग कहता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मास्टर ने 2 दिन तक खाना नहीं खाता, मेरी फैमिली भूखी रहती है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था आपको देने के लिए। तो ये सुनकर तान चेंग जो था वो कहना चाहता है कि ठीक है तेरे पास खाने पीने का कुछ नहीं है, तेरी बेटी होगी ना उसको लाकर मेरे पास दे दे, मैं उसे अपना मन भर लूंगा। लेकिन मिस्टर जियांग कहना चाहता है कि मास्टर मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए कुछ ना कुछ ऑफरिंग के लिए लाकर दे दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करिए। 2 दिन तो कम से कम एक ही दिन दे दीजिए, मैं अगले दिन ही आपको लाकर बहुत सारी चीजें दे दूंगा जो मुझसे हो सकेगा। लेकिन तान चेंग कहता है कि मेरा तेरी बेटी के ऊपर दिल आ गया, उसको लेकर यहाँ पर उसी से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, नहीं लाता तो तू मरेगा, तेरा बड़ा खानदान मरेगा। मिस्टर जियांग कहता है कि मास्टर मैं अपनी बेटी को आपके पास नहीं ला सकता क्योंकि मैं भुखमरी की वजह से मैं टैक्स नहीं दे पाता। तो टैक्स ना देने की वजह से वो जो ऑफिसर वगैरह ना वो मेरी बेटी को वैसे ही लेकर चले गए। तो जब तक मैं टैक्स नहीं देता तब तक वो मेरी बेटी को नहीं लेकर आएंगे, तो मैं अपनी बेटी को आपको नहीं दे सकता। तो ये सुनकर वो तान चेंग कहता है कि अच्छा तो तूने यहाँ पर मेरा मजा करना बंद कर दिया और ऑफिसर का मजा करवा दिया अपनी बेटी को वहां भेजकर। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो सीधे यहाँ पर जियांग के ऊपर अटैक करना शुरू करता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की। तुझे क्या लगता है कि वो ऑफिसर वगैरह मेरे से ज्यादा काबिल है, मैं एक फैंटम डीटी हूं और तुम मुझसे ज्यादा अहमियत दिया उन ऑफिसर वगैरह को, तू बचेगा नहीं। तो यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो तान चेंग से कहने जाता है कि मास्टर मास्टर शांत हो जाइए, मुझे पता है कि आपको मिस्टर जियांग की बेटी पसंद है ना, तो मैंने इसकी बेटी को ऑफिसर से खरीद लिया था। जब ये मिस्टर जियांग टैक्स के पैसे नहीं दे पाया ना तो ऑफिसर ने इसकी बेटी को मेरे हाथों बेच दिया। मैंने कुछ पैसे देकर इसकी बेटी को खरीद लिया और मैं आज इसी की बेटी को आपको ऑफर करने वाला था। तो ये सुनकर मिस्टर जियांग दंग रह जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो ऑफिसर की बेटी को बेच नहीं सकती, मैं टैक्स के पैसे जमा कर रहा था उनको देने के लिए। वो यहाँ पर मिस्टर जियांग की बेटी को लेकर आते हैं और तान चेंग को गिफ्ट करने वाले बेचारा मिस्टर जियांग वहां पर रोता रह जाता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, जाने दो उसको। इसकी बेटी का नाम था जियांग, जो बेचारी भी अपने फादर से कहती है कि फादर मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं जाना लोगों के साथ। तो तान चेंग तो बड़ा खुश है कि वाह ये जियांग शुगर कितनी क्या प्यारी दिखती है, आज तो मजा ही आ जाएगा इसके साथ। मुझे बंदा अभी यहाँ पर जियांग की बेटी को ऑफिसर से खरीदा था ना वो था काउंसलर। तो तान चेंग उसकी बहुत तारीफ करता है कि वाह काउंसलर मैं तुम्हारी पोस्ट बढ़ा दूंगा, तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। उधर बेचारा मिस्टर जियांग रोता जा रहा है कि नहीं मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को मत कुछ करो, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। और जियांग को पकड़कर ये जो तान चेंग होता है वो अंदर से एक अजीब सा बीस्ट बाहर निकालता है जो कि अपनी जुबान से उसको चाट रहा था। बहुत ही घिनौना काफी गंदा सीन होता है। बेचारे मिस्टर जियांग से दिख नहीं जाए वो तड़प रहा था, वो भीख मांग रहा था कि मेरी बेटी को जाने दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन वो काउंसलर और उसके साथी वगैरह उस बेचारे को वहां से उठाकर बाहर फेंक देते कि निकल जा साहब, हम तेरी बेटी का तमाशा देखने
देखने वाला है, बहुत मजा आएगा। वो जो तानसेन था यहाँ पर मिस्टर जियांग से कहना चाहता है कि तेरी बेटी जो यहाँ पर आई है ना, वो ऑफरिंग तूने नहीं की बल्कि काउंसलर ने की है। तो भले से मैं तेरी बेटी के साथ कुछ भी करूं, लेकिन तेरी जो ऑफरिंग थी ना वर्शिप के टाइम पे जो तू लेकर आने वाला था वो पूरा नहीं हुआ। तो अभी मतलब खाली हाथ ही आया है। और जो खाली हाथ आता है ना, पूरा साल उसको खेती करने नहीं दिया जाता, पानी भी उसको नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं दिया जाता, और फिर भी उसको टैक्स पूरा भरना। तो अगले साल भी तुझे टैक्स के तौर पर और सारे के सारे ऑफरिंग के तौर पर सामान लाने पड़ेंगे। तो अपनी बेटी को तो अभी भूल जा। मिस्टर जियांग सपने में जादू का, लेकिन आज मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। मेरी बेटी भी जाएगी और मेरा घर बार सब कुछ चला जाएगा, जो कि कुछ बचा भी नहीं है। अगले साल तक के वो टैक्स और ऑफरिंग क्या देगा? तो तुझे जिंदा ही नहीं बचेगा। जितनी हालत बुरी हो चुकी है उसकी, क्योंकि उसको ना पानी मिलेगा, ना खेती करने को मिलेगा, ना खाने को कुछ मिलेगा, और कुछ ही दिन के लिए वो मर जाएगा। तो अगला साल तो आना दूर की बात है। इसके बाद वो जो तानसेन था वो उस जियांशु को लेकर कोने में चला जाता है। बाकी जो काउंसलर सभी से कहने जाते हैं यार जाओ तो यहाँ से, क्या तुम मजे देखने वाले हो क्या तानसेन करने वाले यहाँ पर? अरे उनको अकेले में टाइम दो ना, वो आराम से मजे करेंगे। मिस्टर जियांग सोच रहा था कि नहीं, मैं यहाँ पर अपने आप को इस हालत में जिंदा नहीं छोड़ सकता। मैं मर जाना चाहता हूँ, अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। मैं अपनी बेटी का जो चेहरा देख रहा हूँ जब तानसेन उसको लेकर जा रहा था, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं मरना पसंद कर रहा हूँ इस सिचुएशन से अच्छा। और तभी वहाँ पर भागते हुए ज़ुयिंग यहाँ पर पहुंच जाता है, और यहाँ पर आने के बाद वो कहना चाहता है उस तानसेन से कि मिस्टर जियांग ने जो ऑफरिंग दिया था ना आपको देने के लिए, वो मेरे पास ही छूट गया था। मैं वही ऑफरिंग लेकर आया हूँ। लेकिन जब तक यहाँ पर आता ज़ुयिंग, तब तक के वो जो मिस्टर जियांग था ना, उसने अपनी जान दे दी थी। वो मर गया था, वो नहीं देख पाया अपनी बेटी की इस तरह की हालत को। जब ये नजारा देखता है यहाँ पर ज़ुयिंग की मिस्टर जियांग मर चुका है, उसने अपनी जान दे दी, वो पागल हो जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मिस्टर जियांग आप नहीं मर सकते। तानसेन कहना चाहता है कि ये मिस्टर जियांग की लाश को बाहर फेंक दे, लाश देखकर मेरा मजा कम हो जाएगा। मैं जा रहा हूं अभी जियांग के साथ मजे करने के लिए। तो मैंने चाहता कि गड़बड़ी क्रिएट हो। वो लोग यहाँ पर ज़ुयिंग से कहना चाहते हैं कि ज़ुयिंग उठा यहाँ पर इस मिस्टर जियांग की लाश को बाहर कहीं फेंक कर आ जा। यहाँ पर मूड खराब नहीं करने की जरूरत है। लेकिन ज़ुयिंग का दिमाग खराब था, वो किसी की बात सुनता है। वो एकदम सपने में यहाँ पर खड़ा हुआ था कि क्या हो गया। वो काउंसलर कहना चाहता है कि तेरे को समझ में नहीं आता कि मैंने यहाँ पर बात किया तुझसे कि लाश को फेंक कर आ, तो माना क्यों नहीं बात? लेकिन ज़ुयिंग अभी भी सदमे में था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो यकीन नहीं कर पाता कि नहीं मिस्टर जियांग नहीं मर सकते। और यहाँ पर उनकी बेटी के साथ ये हो रहा है, ये क्या हो गया? काश मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंच गया होता। जिस मिस्टर जियांग के साथ बचपन से बड़ा होकर अभी तक वो आया था, जिस मिस्टर जियांग की बेटी यानी कि जियांग के साथ वो बचपन में खेला करता था, आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसके फादर यानी कि मिस्टर जियांग मर चुका है। वो चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं होती। उसको पुराने सीन ही याद आ रहे थे कि कैसे हो गया। जियांग की वो यहाँ पर ज़ुयिंग से कहना चाहती है कि ज़ुयिंग प्लीज कुछ करो, मेरी जान ले लो। मैं इस तानसेन के हाथों नहीं मरना चाहती। जो मेरे साथ करेगा ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम वहीं से मेरी जान ले लो, कुछ भी करके मार दो मुझे, बस कैसे भी करके तुम मार दो। तो जैसे यहाँ पर तानसेन जियांग को खाने वाला था, उसके साथ गलत काम करते हुए उसकी जान लेने वाला था कि तभी एक ही चमाड़ घसीट कर मारता है ज़ुयिंग उस काउंसलर को, कि काउंसलर के बाहर के अंदर मर गया था। एक ही चमाड़ के अंदर अपने प्राण त्याग दिया। पूरा टेंपल एकदम शांत हो जाता है। लोग वहां से भागने लगे थे कि बाप रे, यहाँ पर ज़ुयिंग ने तो फैंटम प्लान के काउंसलर की जान ले ली। नहीं, ये फैंटम प्लान किसी को नहीं छोड़ेगा। सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग गए। ये ज़ुयिंग का पहली बार का था जब उसने किसी इंसान को मारा था। वो कहता है कि आज तक मैंने सिर्फ हमेशा मॉन्स्टर और शैतानों को ही मारा, लेकिन आज पहली बार इंसानों को मारा। लेकिन मैं कभी करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ये शैतान बनने में मजबूर किया। और अब जब मैं ये शैतान बना होना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो तानसेन से याद है कि तानसेन देख क्या रहा है कि मौत के सामने खड़ी है, तो आना मुझसे लड़कर दिखा। तानसेन जब देखता है ज़ुयिंग को, तो उसके अंदर से मर्डरस इंटेंट को वो महसूस कर पाता है। मतलब उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा था ना, वो इतना खूंखार था कि इंसान की फटकर हाथ में आ जाए, इतना गुस्से में होता है ज़ुयिंग। तो ये देखकर कुछ तानसेन था वो दे करते हुए ज़ुयिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो कहता है कि यार आवाज जरा देखो तो मचकाने को कितनी चर्बी चढ़ी है, बहुत ही गर्म हो रहा है आज तो। ज़ुयिंग को मारने के लिए उसे और बढ़ना चाहता है। वो कहना चाहता है कि तू देख क्या घुर-घुर के मुझे तेरी आंखें निकाल लूंगा। और सीधा यहाँ पर ज़ुयिंग को पटक पटक कर मारना शुरू कर देता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि एक मामूली सा मॉडल इंसान मुझ जैसे डीडी के सामने आया है मुकाबला करने के लिए। जानता भी नहीं कि मैं एक डीडी हूं, वो भी फैंटम कैपिटल का। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो इतनी बुरी मौत मारूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करूंगा और उसको फाड़ कर दूंगा। इतना मारता ज़ुयिंग को कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जितना मार खा रहा था ज़ुयिंग, उसका दिमाग उतना ही ज्यादा गर्म हो रहा था। वो उतना ही गुस्से में आता क्योंकि वो अपना गुस्सा बढ़ाना चाहता था ये मार खाने के बाद, ताकि वो पूरा गुस्सा उतार सके इस तानसेन के ऊपर। वो लिटरली में अपना लगा था कि तानसेन की जान ले लेगा। अगर उसे तानसेन को मारा ना, तो फिर तो यहाँ पर जो फैंटम कैपिटल गुस्सा होगा, जो वो इतना भड़केगा ज़ुयिंग को लेकर कि वो सीधी अलग हो जाएगा। ज़ुयिंग की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और यहाँ पर तानसेन से कहना चाहता है कि तुम बचकाने इंसान, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए कि तुम एक डीडी के सामने एक चोटी से भी कम हो। अब बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला, देख लिया तेरा हाल क्या हो गया। अब यहाँ पर ज़ुयिंग कहना चाहता है कि अरे रुक जा, मैं तो सोच रहा था कि तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग का, तू 3 पंच के अंदर मेरी जान ले लेगा। लेकिन जितना मैं तुझे सोचा था तू उतना स्ट्रांग है नहीं। मैं तेरे अटैक इसलिए खा रहा था कि मैं तुझे टेस्ट कर सकूं कि तेरे अंदर पावर कितनी है। और जितने अंदर पावर ना लिटरली बता रहा, मैं आसानी से तेरी जान ले सकता। मरेगा मेरे हाथों से, मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब तूने तो अटैक कर लिया। अब बारी है मेरे अटैक करने की। मेरा अटैक तो सच बता रहा हूं झेल नहीं पाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर ना स्नेक डीमन को देख पाते हैं। उसको खाली अटैक होने की आवाज सुनाई देती है। वो कह रहा है कि आज तो लगता है कि ज़ुयिंग मर गया यहाँ पर। उस तानसेन ने उसकी जान ले ली कि वो बच नहीं सकता। कितना खतरनाक आवाज आ रही है यहाँ पर लड़ाई करने की। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी की जान गई है। यहाँ पर ज़ुयिंग ही मर गया होगा। लेकिन उसको नहीं पता कि जितनी यहाँ पर ज़ुयिंग ने मार खाई है ना, वो उतना ही ज्यादा भड़का हुआ। और अब यहाँ पर वो तैयार था तानसेन की मारने के लिए। वो उससे कहता है कि मरेगा तो ये देखकर तानसेन कहना चाहता है कि अच्छा तो तू यहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी पावर के दम पर तू दिमाग चल रहा है। तब तो सोचू कि तेरे अंदर इतना जिगरा कैसा है। लेकिन बेटा तुझे बता देना चाहता हूँ कि एक कल्टीवेटर की मेरे सामने कोई औकात नहीं, क्योंकि दुनिया में से कोई कल्टीवेटर बचा ही नहीं है जो कि कंडेंसेशन रैम से आगे का हो। और की कंडेंसेशन रैम के कल्टीवेटर को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो वो सीधा यहाँ पर अटैक देकर मार देता है ज़ुयिंग के ऊपर। लेकिन ज़ुयिंग एक ही हाथ से उसके पंच को रोक चुका था। वो लिटरली इतना जायंट था तानसेन, लेकिन उसके पंच को इतने छोटे से हाथों से ही ज़ुयिंग ने यहाँ पर रोक लिया। तो ये देखकर तानसेन कहना चाहता है कि एक मामूली सा मॉडल, उसकी औकात तो देखो, उसने मेरे अटैक को रोकने की कोशिश की और कल्टीवेट भी करता है। ये मुझसे कहना चाहता है कि तू जानता है ना मैं कितना ज्यादा काबिल हूं। एक डीडी का मतलब होता है गॉड। मेरा एक दर्जा गॉड वाला है फैंटम कैपिटल के अंदर। और एक मामूली सा कल्टीवेटर एक डीडी का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। जितना उछल कूद मचाना है ना मचा ले। तब यहाँ पर ज़ुयिंग था वो ब्लड फिस्ट टेक्निक को यूज करता है। जब इसने टेक्निक प्रैक्टिस करा था थोड़ी देर पहले, वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जैसे वो इस्तेमाल करता है लिटरली उसका पूरा शहर खून से भर चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लग, उसका ऑरा ऐसा कि पूरा गांव हिल रहा था। लिटरली इतनी बवाल टेक्निक उसको मिलती थी जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके वो ऐसा हाथ मारता है उस तानसेन के ऊपर कि उसका पूरा हाथ उसके शरीर में घुस रहा था। इंसान से बिल्कुल एक डीमन बन चुका था ज़ुयिंग। यहाँ पर उस टेक्निक को एक्टिवेट करने की वजह से फटकर हाथ में आ जाती है। तानसेन की भाई ये इंसान से शैतान कैसे बन गई, हो गया है इसके साथ। जैसे ज़ुयिंग ने टेक्निक को एक्टिवेट किया, वो जो उसकी गैदरिंग रैम की जो पावर थी वो लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 तक जाकर पहुंच जाती है। एक पल के अंदर वो 4 लेवल को ब्रेक कर गया खड़े-खड़े सिर्फ इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद। और ये देखकर वो तानसेन जो था वो सच में यहाँ पर फट जाती है। जिंदगी में पहली बार उसको इतना डर लगा होगा किसी इंसान को। वो लिटरली एकदम घबरा गया था कि क्या हो रहा है इसके साथ, ये कर क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन जो चीज आज यहाँ पर ज़ुयिंग ने देख ली है मिस्टर जियांग को मारते हुए, इतना खतरनाक सीन होते हुए कैसे यहाँ पर शांत बैठे हुए की तरह मारता। लिटरली वो इतना मारता तानसेन की हालत खराब हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहा कि कहां से अटैक आ रहा है, कहां लगेंगे।
लगता है उसकी वाट लग गई होगी। इतना मारता ज़ोइन उसको कि उसके खून सवार हो गया था, क्योंकि आज ज़ोइन रुकने वाला नहीं है। वो कुछ भी क्यों हो जाए, तानसेन को वो मौत मिलेगी जिसने जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ज़ोइन मारता जाता है, उसकी खोपड़ी फोड़ देता है, उसके हाथ पैर सब तोड़ कर देता है। एक मामूली सा कल्टिवेटर ही था ज़ोइन, लेकिन सामने जो बंदा था ना वो एक समझो कि अपन आसानी से उसको एक गॉड समझ सकते हैं। उसके साथ मुकाबला करता है कि ह्यूमन वर्सेस गॉड की फाइट हो रही थी यहाँ पर, और फिर भी यहाँ पर ज़ोइन उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। वो मारता जाता मारते वो जो इसने टेक्निक सीखी थी ना बुल फिस्ट वाली, उस टेक्निक को भी वो एक बार देख चुका था। वो उसके सेकंड लेवल पे जा चुका था उस टेक्निक की। और जैसे यहाँ पर वो उस तानसेन की जान लेने वाला था, तानसेन यहाँ सरेंडर कर देता है कि देख ज़ोइन, मैं तेरे सामने माफी मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद इस गांव वाले के ऊपर कोई तकलीफ आने नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर जिम्मेदारी उठाता हूं इस पूरे गांव की, लेकिन मेरी जान बख्श दे। लेकिन उसकी बेवकूफी थी। जैसे यहाँ पर ज़ोइन थोड़ा सा हल्का पड़ता है, एक बार फिर से यहाँ पर वो तानसेन अटैक करने तैयार हो चुका था। वो कह रहा था तानसेन उस ज़ोइन से कि तुझे लगता है कि मैं एक गॉड होकर तेरे से कीड़े के सामने रिक्वेस्ट करूंगा, माफी मांगूंगा, चल जा रे, मैं तो जब यहाँ पर चला जाने वाला हूं। वो तुरंत वहां पर ज़ोइन के ऊपर अटैक करने लगा था कि मर जा कीड़ा मकोड़ा। एक बात उसकी बातों में आ गया ज़ोइन, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से नहीं आएगा। अब यहाँ पर वो उसको मार ही डालेगा। वो अब यहाँ पर इतना अटैक देकर मारता ना उस तानसेन के ऊपर, और उसे कहना चाहता कि ये जो तुझ पर अटैक कर रहा है ये भयंकर जियांग के लिए, मिस्टर जियांग को जो तूने मारा है ना उसी का बदला मैं तुझसे ले रहा हूं। उनकी बेटी जियांग को जो तूने तकलीफ दी है उसका बदला तुझसे ले रहा हूं। मेरा तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो तूने मेरे अपनों के साथ किया ना वो दुश्मनी इतनी बड़ी है कि मैं तुझे अगर 10 बार जिंदा कर सकता ना 10 बार जिंदा करके 10 बार मारता। तानसेन कहना चाहता कि देख मैं ना फैंटम कैपिटल का मेंबर हूं और इंपीरियल कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हूं। तू मुझे मारेगा ना तो ये फटकर हाथ में आ जाने वाला है, लेकिन फिर तुझे ना फैंटम कैपिटल छोड़ेगा ना इंपीरियल कोर्ट वाले छोड़ेंगे। दोनों तरफ से तू घिरेगा और तू कहीं भी भाग जा तो जिंदा बच नहीं सकता। इसलिए मुझे मारने के सपने देखना छोड़ दे। लेकिन ज़ोइन यहाँ पर कुछ नहीं सुनता, ऐसा अटैक देकर मारता है कि लिटरली ऐसा लग रहा था कि उसने तानसेन को मारा। तानसेन वहां पर मर चुका था। आज पहली बार किसी मॉडर्न इंसान ने किसी गॉड को मारा था और गॉड स्लेइंग अपराध किया था उसने। ये काम कभी नहीं हुआ था। होना क्या किसी ने आज इंसान ने सपने में भी नहीं सोचा वो किसी गॉड को इस तरह से मार सकता। जो काम आज यहाँ पर ज़ोइन ने कर दिखाया, पूरा गांव ज़ोइन से डरने लग गया था। वो उसको देखकर घबरा गया था कि ये इंसान ने ये क्या है। हम तो उसको मामूली इंसान समझ रहे थे, लेकिन ये तो कितना खतरनाक है। उनको ज़ोइन से डर लगने लग गया था। ज़ोइन कहता है अरे मेरे गांव वाले तुम लोग मुझसे क्यों डरे, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए किया। मैं ऐसा बुरा कोई शैतान नहीं है जो मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने जिसको मारा है वो बुरा इंसान था, इसलिए मैंने उसकी जान ली। लेकिन सारे के सारे गांव वाले उससे डरने लग गए थे। ज़ोइन परेशान हो गया कि नहीं यार ये गलत बात हो गई। मैं तो अपने गांव वाले भी ऐसा किया था, वो लोग मुझसे ही क्यों डर रहे हैं। ज़ोइन का दिल टूट जाता है कि नहीं यार मैं तो बुरे इंसान को मारा था, मैं तुम लोगों को बचाना चाह रहा था, तुम लोग मुझे ही मॉन्स्टर कहकर बुला रहे, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वो गुस्सा ही हो जाता है कि ऐसा कोई भी गुस्सा हो जाएगा। जब गांव वाले के लिए वो इतना बड़ा काम किया उस तानसेन को मारा तो गांव वाले उसी को मॉन्स्टर कहने लग गए थे। इसलिए ज़ोइन एकदम भड़क जाता है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये बहुत गलत बात है। आज से पूरे गांव के अंदर में एक नाम फैल जाता है जो कि ज़ोइन को कहने लगे थे, ज़ोइन द गॉड स्लेयर, मतलब ऐसा इंसान जिसने गॉड को मारा हो। ज़ोइन सब गांव वाले के सामने झुक जाता है, उनको रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरा यहाँ पर बहुत ज्यादा रुकना ठीक है। जब मेरे गांव वाले मुझे अपनाने से इनकार कर चुके हैं, मुझे मॉन्स्टर कहने लग गए, तो मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। बस अभी से कहता है कि मेरा दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इतने सालों तक मुझे यहाँ पर रहने की जगह दी। लेकिन अब मुझे लगता है कि बेहतर वही होगा कि मैं इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं। इसलिए ज़ोइन वहां से चला जाता है। उसने एक पहचान बनाई अपनी गॉड स्लेयर की और वहां से जाता है। लेकिन जैसे वो जाता है ना जियांग वहां पर आकर पहुंचा दी मिस्टर जियांग की बेटी। वो कहती है कि ज़ोइन मैं तो हमेशा वही ज़ोइन हूं जिसके साथ मैंने अपना बचपन गुजारा है। जहां भी जा रहा है अपने आप को हमेशा सेफ रखना, सलामत रहना, हमेशा तुम अपना ख्याल रखना। दुनिया तुम्हें गॉड स्लेयर का है, मुझे सिर्फ नहीं पता, लेकिन तुम रहने वही मेरे ज़ोइन हो। ज़ोइन उसको भी कहता है कि अपना भी ख्याल रखना। इतना कहकर वो रोते हुए वहां से चला जाता है। इस गांव वाले ने मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मजबूर कर दिया। उसका दिल टूट चुका था, किसी का भी दिल टूट जाएगा। वो तो स्नेक डीमन को भी छोड़कर वहां से आ गया, लेकिन स्नेक डीमन खुद यहाँ पर ज़ोइन के साथ जाने के लिए चाहता कि मैं तो जा रहा हूं उसके साथ, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इतनी जल्दी की फास्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करता है ना उसके साथ साथ मुझे भी स्ट्रांग बनाने का। इसलिए वो भी वहां पर ज़ोइन के साथ ही चुका था। जहां वो जाता है उसके साथ ही जा रहा था। तो जैसे ही ज़ोइन ने एक गॉड को मारा था उसका नाम हर तरफ फेमस हो जाता है। जो 8 बड़े क्लैन है जिन्होंने इंपीरियल कोर्ट के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, वहां पर एक ज़ाओ क्लैन था। वहां का मेंबर लोग जो थे ना वो यहाँ पर ज़ोइन के बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं उसी ज़ाओ क्लैन के लोगों को। उनको जैसे पता चलता है ना कि एक बंदा है जिसने काउंसलर को मारा फैंटम क्लैन के, और वहां का फैंटम क्लैन का एक डीटी था उसको भी उसने मार डाला। एक मॉडर्न इंसान ने इतने कमाल के डीटी को मारा। तो वो लोग बिल्कुल हैरान थे कि एक इंसान जो मामूली से स्नेक हंटर कहा जाता था वो इतना बड़ा कारनामा कैसे कर सकता है, कहां गया उसका पता लगा। क्योंकि अभी ज़ोइन जो था अपने गांव को छोड़कर जा चुका था, तो किसी को नहीं पता कि वो कहां पर मौजूद है, कहां गया है, क्या करता है। तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मैन हंट शुरू हो जाता है। जो भी ज़ाओ क्लैन वाले हैं ना वो बस अब यहाँ पर ज़ोइन को ढूंढने में लगे हुए थे कि किसी भी तरह से उसका पता लगा, हमें उसी जानकारी चाहिए। इस ज़ाओ क्लैन वाले ने तो यहाँ पर ज़ोइन का जो उस गांव में घर था उसकी भी तलाशी ली थी। और वहां से उनको जो भी छोटी मोटी चीजें मिली थी वो उसको लेकर आ जाते हैं, जो कि ज़्यादातर की गैदरिंग रैम जो है उसकी टेक्निक होती है। और सारी जैसे डीमन क्लैन वाली थी, मतलब डीमन जो फॉलो करते हैं टेक्निक उस तरह की टेक्निक है। तो इस टेक्निक वगैरह को देखकर वो लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वो जो ज़ोइन है ना कोई डीमन होगा। खाली ज़ाओ क्लैन वाले ही ज़ोइन के पीछे नहीं पड़े हुए थे। एक और होती है सिटी जिसको कहा जाता है लाइटनिंग सिटी, और वहां का जो लॉर्ड था ना उसको भी जो पता चलता है ज़ोइन के बारे में, तो वो भी अपना मैनहंट शुरू कर देता है कि चाह पता लगा कि ज़ोइन कहां रहता है, हमको ज़ोइन चाहिए। अब ये लोगों को ज़ोइन क्यों चाहिए वो तो नहीं पता था, लेकिन ज़ाओ क्लैन वाले और लाइटनिंग सिटी वाले ये दोनों के दोनों यहाँ पर पहुंच चुके थे ज़ोइन को ढूंढने के लिए। जो भी टेक्निक से हमारा ज़ोइन प्रैक्टिस करता है ना ज़ाओ क्लैन का जो एल्डर होता है वो यहाँ पर कहना चाहता है कि हमने बहुत कोशिश करी लेकिन अभी तक हम पता ही नहीं लगा पाए कि ये इसके अंदर लिखा हुआ क्या। आखिर कैसे वो यहाँ पर ज़ोइन इसको प्रैक्टिस करता था। ये बहुत ही खास तरह की टेक्निक है, इसको एक नॉर्मल इंसान समझ ही नहीं सकता। तो उसने ये ऐसा काम कैसे किया होगा जब हम इसको समझ नहीं पाए, या फिर सच में ये टेक्निक वगैरह ये आ गई है, मतलब मुकम्मल टेक्निक है ही नहीं जिसको समझ ही नहीं जा सकता। तो क्या सच में इन टेक्निक को वो ज़ोइन कल्टीवेट करता था जिसको इतना स्ट्रांग हो कि गॉड को मार दिया उसने। वो ज़ोइन नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकता, उसके कुछ तो ऐसा है जो दुनिया से बिल्कुल परे है, कोई नहीं जानता उसके बारे में। तो इसलिए लाइटनिंग सिटी वाले अपने जितने भी डीमंस वगैरह है ना उनको कहता है कि जाओ मेरे डीमंस और पता लगाओ कि ज़ोइन कहां रहता है। क्योंकि लाइटनिंग सिटी जो है वहां पर ज्यादा डीमन वगैरह रहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर वो बंदा डीमन टेक्निक को फॉलो करता है तो हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कैसे भी उसको ढूंढना, लेकिन जिंदा ढूंढ के लाना, उसको खरोच नहीं आनी चाहिए, वो मरा हुआ नहीं चाहिए, वो जिंदा ही चाहिए। तो लाइटनिंग सिटी वाले और ज़ाओ क्लैन वाले दोनों किसी भी तरह से ज़ोइन को जिंदा चाहते थे, क्योंकि उसको बात करने की कि वो इतना मिस्टीरियस इंसान है कैसे। दोनों को ये भी कहना था कि अगर जैसे कि लाइटनिंग सिटी वालों को अगर ज़ोइन मिलता है तो ज़ाओ क्लैन वाले जो है वो ज़ोइन को मार डालेंगे ताकि लाइटनिंग सिटी वाले ज़ोइन का फायदा ना उठा सके। और यही चीज लाइटनिंग सिटी वालों के लिए थी कि अगर ज़ाओ क्लैन वालों को ज़ोइन पहले मिलता है तो लाइटनिंग सिटी वाले ज़ोइन को जाकर मार देंगे ताकि ज़ाओ क्लैन वाले ज़ोइन का फायदा ना उठा सके। तो इस तरह की डील दोनों क्लैन के अंदर हो चुकी थी और किसी भी तरह से वो लोग को ज़ोइन
चाहिए था। वो ज़िंग बेचारा बिना मतलब की मुसीबत में फंस चुका था। हम एक और गांव का सीन देखते हैं जहां पर ना फैंग जी नाम की एक डीटी हुई, जैसे कि तानचंग था ना जिस गांव में ज़िंग आता वहां का वो डीटी था। तो इस गांव की ये डीटी होती है और इसको भी खबर मिल चुकी थी कि ज़िंग ही आसपास कहीं घूम रहा है, जिसने तानचंग को मारा है। तो अपने साथियों को जमा कर देती है कि किसी तरह से ज़िंग का पता लगा। जहां पर वो दिखेगा ना वहीं पर उसकी छान लेनी है। तो हमारे फैंटम प्लान के एक डीटी को कैसे मार सकता है और सच में इसी गांव के अंदर यहाँ पर ज़िंग मौजूद था। वो देखकर समझ आता कि भाई यहाँ पे दिक्कत हो गई। यहाँ के भी लोगों को पता चल गया कि मैंने एक गॉड स्लेयर बन चुका हूँ और सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए सभी का ध्यान भटकाने के लिए स्नेक डीमन जो है सबसे पहले बीच में जाता है और अपना ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है। ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आने के बाद वो सारे लोगों के ऊपर अटैक करने लगे कि भागो यहाँ से, भागो, रास्ता खाली करो। तो ये देखो जो फैंगी होती है वो स्नेक डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चली गई कि तू आया कैसे मेरे गांव के अंदर, तू आया कहां से। फैंगी जो थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्नेक डीमन के ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन वो कितना भी अटैक न करे स्नेक डीमन को यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा था। और स्नेक डीमन से फैंगी को यहाँ पर डिवोर कर रहा था, वो उसको निगल ही चुका था। तो सारे गांव वाले दंग लग चुके थे कि बाप रे ये स्नेक डीमन तो हमारे यहाँ की डीटी को ही खा गया। भागो यहाँ से, जब डीटी हमें स्नेक डीमन से नहीं बचा सकते तो हम कैसे बचने वाले हैं। सारे के सारे वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, सबकी हालत खराब हो चुकी थी कि हमारी डीटी मर गई, स्नेक डीमन हमें मारने लगा। तो अब ना यहाँ पर ज़िंग का यही काम हो चुका था। जहां पर जाकर सबको पता चल चुका था कि ज़िंग नाम का बंदा है जो कि गॉड्स प्लेयर है, वो गॉड्स को मारता है, डीडीज को मारता है। तो जिस भी गांव से वो गुजरता है यहाँ पर लोग वहां की जो डीटी वगैरह वहां जाते उसको मारने के लिए, लेकिन अपना ज़िंग अब उसको आदत हो चुकी थी इन गॉड्स को मारने की। वो जिस भी गांव से होकर गुजरता वहां का जो भी डीटी होता है उसकी बात लगाते हैं। तब तक कई सारे गांव में आकर गुजर चुका था, वहां की हर डीटी को मार चुका होता। किसी को ज़िंग मारता तो किसी को यहाँ पर वो जो स्नेक डीमन होता है वो मिलकर मारता। लेकिन जहां से वो गुजरते थे ये लोग वहां जाकर सभी की बात कहना तो इनका बनता था। कोई भी अभी तक ज़िंग के ऊपर एक आग उठाकर नहीं देख पाया था। कई सारे गांव के उसने डीटी को अपने मार दिया होता। वो तो फेमस हो चुका था गॉड्स लैंड नाम से। जहां पे वो जाता ना उसको कहा जाता गॉड्स लैंड आ चुका है। ऐसा मॉडल इंसान जो कि गॉड्स को देख कर होकर मार डालता है और उसके सामने टिक ही नहीं पाता। जितने भी यहाँ पर डीटी अपने ज़िंग के रास्ते में आते तो सबको मार चुका था। तब कभी 8 से 10 गांव में वो पहुंचा था, वहां के सारे डीटीज को गॉड्स को वो मार चुका था। लेकिन फिर भी जहां तक वो जाता वहां तक अलग-अलग जो डीटीज वगैरह थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते ही जाता। ये पूरी की पूरी इस मॉडल वर्ल्ड के अंदर फेमस हो चुका है एक ही नाम जो कि नाम है ज़िंग का और वो गॉड प्लेयर है। तो जो भी उसको देखता है सब उसको मारने की कोशिश करता। एक अकेला बंदा पूरी की पूरी रैम से भिड़ चुका था। जब आगे बढ़ता ज़िंग उसके सामने एक मोटो बहुत ही अजीब सा डीटी आकर पहुंच जाता जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो भी ज़िंग को मारने के लिए उसी के पीछे पड़ा था। तो ज़िंग अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब सा को बहुत ही ज्यादा घिनौना होता है। उसकी गर्दन हवा में अटक गई और पेट तो इतना बड़ा निकला था कि उसका हिसाब भी नहीं। तो वहीं यहाँ पर ज़िंग के पीछे पड़ा था उसको मारने के लिए, लेकिन ज़िंग के पावर का इस्तेमाल करता है और उसके साथ वो फाइट करने लगा हुआ था। उसको बहुत मारता लेकिन जितना भी अटैक करता ना उस मोटे जो यहाँ पर डीटी मौजूद उसका पेट इतना बड़ा था, इतना डेंजरस था कि उसके ऊपर किसी अटैक का असर ही नहीं होता। तो सारे अटैक को बाउंस करके वापस से फेंक दिया था। इसमें से ज़िंग थक जाता है कि यार ये शैतान का बच्चा मरता नहीं है, ये तो मर ही नहीं रहा है। मतलब मरने इसको थक गया लेकिन इसका पेट है कि क्या ऐसा ही तो मरा ही नहीं है। दिक्कत है कि वो बहुत ही ना स्लो चलता है, मतलब कब तक आगे जाकर ज़िंग निकल जाए और आराम से वो एक नींद में मारना तब तक वो पहुंचेगा नहीं वहां पर। ये ज़िंग के लिए अच्छी बात थी। यहाँ पर वो जो ज़िंग था वो उस स्नेक डीमन से बातें करते हुए ये कहा था कि तुमने जो टेक्निक देखी ना वो बुल फीस्ट वाली, मुझे क्या लगा था कि मैं उस टेक्निक को प्रैक्टिस करूंगा तो मैं एक बुल डीमन बन जाऊंगा, जैसे कि सारे ऐसा डीमन होता है ना वैसा बन जाऊंगा। लेकिन मैं वैसा नहीं बना, मेरा शरीर तो बिल्कुल नॉर्मल था लेकिन ये जो अंदर की सोल थी वो इतनी ज्यादा गुस्से में हो चुकी थी, एकदम खतरनाक हो चुकी थी, इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और अपनी स्पिरिट के गुस्से में होने की वजह से मैंने यहाँ पर तानचेन को मार पाया था। तो मुझे क्या लगता है कि इस टेक्निक का नाम है खाली बुल फीस्ट है, लेकिन ये अपने शरीर को बुल से नहीं बनाता, बाहर से कुछ खास टेक्निक का काम नहीं करता वो। मुझे तो लगता है कि इस टेक्निक का कुछ और ही फायदा है। अगर मैं इसको और अच्छे से समझूंगा तो ये मेरे लिए और अलग तरीके से फायदा दे सकती है। इसको मैं खाली एक नॉर्मल अटैकिंग टेक्निक समझ रहा हूं, लेकिन ये उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़कर हो सकती है। यहाँ पर स्नेक डीमन ध्यान जाने क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने भी यहाँ पढ़ा था इस टेक्निक को, वो तो वैसे ही थी और इस बुल फीस्ट टेक्निक को ना मेरे ग्रैंडपा ने नाम दिया था। तो ऐसा उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं हो सकती ना, उन्होंने जैसा बताया तो वैसा ही होना चाहिए था। तो सही कहने की आदत घोंचो कहीं की तेरी फैमिली और तेरे सबके पास दिमाग छोटा सा ही है। शायद भले से भाई वाले का मुंह वाले के दिमाग तो तुम्हारा छोटा ही है, तुम क्या ही समझोगे किसी टेक्निक के बारे में। जैसा कि मैं समझता हूं स्नेक डीमन कहता है कि तेरी को तेरी हिम्मत कैसे मेरी बेइज्जती करने की। मैं स्नेक डीमन हूं तो मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर ज़िंग तो कहने जाने की मैं जा रहा तेरे दिमाग में ढक्कन मारा हुआ। लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ समझना पड़ेगा कि असल में टेक्निक है क्या, कैसे ये काम करती है और किस तरह ये फायदा मुझे दे सकती है। ज़िंग इस चीज को लेकर परेशान थी कि जहां पर मैं जा रहा हूं वहां पर दुश्मनों का अटैक होता ही जा रहा है, कहीं भी ज्यादा सुकून से रह नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि बड़े-बड़े क्लान वाले जो है उन्होंने पहले ऑर्डर पास कर दिया कि जहां पर मुझे देखा जाए वहां पर मुझे मारा है। इसलिए मुझे कुछ ऐसी जगह तलाश करनी पड़ेगी जहां पर मैं आराम से रह सकता हूं, वरना जहां पर मैं जाऊंगा ना वहां जाऊंगा तो मेरे पास जान के खतरे बने ही रहेंगे। हर तरह से मेरे पे खतरा ही आएगा, मुझे मारने की कोशिश करता रहेगा। तो मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ज़रूर ये तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं उससे स्नेक डीमन से एक काम करो, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ क्योंकि ऑर्डर मेरा है मुझे मारने का। तुम बिना मतलब मेरे साथ रहोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। वैसे कई सारी मुसीबत मैंने तुम्हें डाल चुका हूं तो और ज्यादा नहीं डालना चाहता। जाओ तुम अपना आराम करो और आज हम दोनों अलग है। लेकिन स्नेक डीमन कहता है कि तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, मैं तेरे साथ आऊंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन तभी ज़िंग को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो इंसान आ रहा है। उसको देखकर हैरान हो चुका था कि यहाँ पर कौन आ रहा है, लेकिन ये था कौन, कहां से आता है ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। जिस दिन को दिखाते साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रही हो।